Hello psychology people, welcome back. We are doing chapter 2 methods of inquiry in psychology, and the topic for today is going to be second last topic I guess. Yes, limitation of psychological inquiry. इसके बाद एक ethical issue रह जाएगा and then this chapter will be over. Okay, so limitations of psychological inquiry मतलब कि क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं या क्या हमें लिमिट करता है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में, क्योंकि हर हमने जो जितने भी मेथड्स इसमें पढ़े हैं उस सारे मेथड्स के कहीं ना कहीं एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हमने डिस्कस करे हैं, वेदर 1 और 2 पॉइंट्स, बट कुछ कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हर मेथड की रही हैं. सो जब कोई एक साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की बात आती है तो जनरल प्रॉब्लम्स जो एज अ रिसर्चर हम फेस करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला होता है लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट, मतलब कि कोई एग्जैक्टली ज़ीरो पॉइंट से यहाँ पे शुरुआत नहीं होती जैसे कि बाकी साइंसेज में होती है. फॉर एग्जांपल फिज़िक्स में या किसी और साइंस में आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, मान लो आप जैसे एक टेबल है उसको आप मेजर कर रहे हो, तो इंच टेप जो है या जो आपका मेजरिंग टेप है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. ओके, कुछ एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा. ठीक है, कोई गाड़ी है जो स्टार्ट कर रहे हो वो भी ज़ीरो से स्टार्ट होगा, उसका निडल जाएगा आगे. ठीक है, स्पीड अगर आप मेजर कर रहे हो तो वो भी एकदम से तो वो नहीं होएगा ना, उसका भी ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 किलोमीटर्स एंड देन स्पीड होता है. तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो को माना जाता है. बट साइकोलॉजी एक ऐसी साइंटिफिक फील्ड है जहाँ पर ज़ीरो ट्रूएस्ट सेंस में नहीं एग्जिस्ट करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का साइकोलॉजिकल ट्रेट कोई मेजर कर रहे हो, जैसे कि इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ज़ीरो लेवल की नहीं हो सकती ना किसी में भी. तो इस केस में साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट एज्यूम कर लेते हैं एक ज़ीरो पॉइंट को. ठीक है, मतलब जैसे अगर आप आईक्यू का भी अगर आप कभी चार्ट देखिए तो उसमें एक प्रोफाउंड आईक्यू लेवल होता है विच इज़ लाइक मेरे ख्याल वो बिल्कुल जिसको कहते हैं 20-25 का होता है. उसमें बेसिक सर्वाइवल के लिए भी जो एक्टिविटीज़ चाहिए वो भी वो बच्चा नहीं कर पाता है. ऑब्वियसली ऐसे बच्चे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बट मतलब हमेशा कांस्टेंट लाइफ सपोर्ट उनको चाहिए होता है. बट स्टिल आप देख रहे हो, द थिंग इज़ कि अगर इतना भी आईक्यू सिवियर है, ओह सॉरी सिवियर नहीं, सिवियर आईक्यू इसको नहीं बोलते हैं, वो इससे थोड़ा सा ऊपर होता है और वो ये होता है प्रोफाउंड. ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है देर इज़ नो स्टार्टिंग लाइन है ज़ीरो एंड देन गोज टू 1 2 3 या जो भी है, मतलब तो एक स्टार्टिंग लाइन जैसे ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ जो है यहाँ पर नहीं होती है. बस हम एज्यूम कर लेते हैं अगर किसी को प्रोफाउंड आई क्यू इसका जिनका ये है, तो इट्स काइंड ऑफ अ ज़ीरो, इट्स काइंड ऑफ अ, ठीक है, इट्स नॉट ज़ीरो एक्चुअली पर से. सो व्हाट वी आर सेइंग इज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जब हम किसी के चेक करते हैं तो ज़ीरो कुछ नहीं होता. ठीक है, लैक ऑफ ज़ीरो पॉइंट होता है. अगर आप कभी हम रैंकिंग की अगर बात करें, रैंक ऑर्डर की भी बात करें, तो उसमें भी क्या होता है, अगर किसी का फर्स्ट रैंक आया है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे आप किसी को रैंक दे रहे हो, तो रैंक ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो कभी भी सेम नहीं होगा. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 50 के किसी का जो फर्स्ट रैंक होल्डर है उसके मार्क्स आए 48. ठीक है, उसके मार्क्स आए 48, सेकेंड रैंक होल्डर क्या है 47, तो सिर्फ एक मार्क्स का डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 1 मार्क्स. ठीक है, लेकिन 1 मार्क्स का डिफरेंस होने से सेकंड और जो थर्ड रैंक है वो 40 मार्क्स लेकर आया, तो उसमें तो 7-8 मार्क्स का डिफरेंस हो गया ना. समझ रहे हो आप? तो मतलब इट इज़ नेवर गोइंग टू बी सेम, द डिफरेंस इज़ नॉट गोइंग टू बी इन द सेम स्पेस में नहीं होगा कि भाई अगर 5-5 का डिफरेंस है तो 5-5 का डिफरेंस होगा या कुछ इस तरीके से. सो खुद ये बेसिकली आपको बताता है कि एक रिलेटिव नेचर होता है साइकोलॉजिकल जो है वो मेजरमेंट का. देर इज़ अ, मतलब उस साइकोलॉजिकल अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो इट्स रिलेटिव इन नेचर, मतलब कि आसपास की जो चीज़ें हैं, जो वैल्यू है वो हम एजम्पशन पे कुछ चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं. अब रिलेटिव नेचर का जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा यही चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है कि रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल, रिलेटिविटी इसमें क्या होती है. तो फॉर एग्जांपल रिलेटिविटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने कोई रिसर्चर है जिसने टेस्ट डेवलप किया है फॉर अर्बन स्टूडेंट्स.
अब बस अब अर्बन स्टूडेंट सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कोई एक सेटिंग्स आती होंगी। फॉर एग्जांपल कि अर्बन मतलब शहर में रहने वाले लोग तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होंगी, वहाँ पे ऑफ कोर्स एयरप्लेन्स होंगे, मेट्रो कनेक्टिविटी होगी अच्छे से। तो वहाँ की जो लाइफस्टाइल है, इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अ लाइफस्टाइल ऑफ अ चाइल्ड जो कि ट्राइबल एरिया में रहता है। ठीक है? तो वहाँ ट्राइबल एरिया में रहने वालों की जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, वो बहुत डिफरेंट होने वाली है फ्रॉम समबडी हु लिव्स इन अर्बन सिटी। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए ही साइकोलॉजिकल टेस्ट सारे बनाए जाते हैं। ठीक है? तो सिमिलरली जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अगर आप वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो कल्चर है वो अलग होता है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है? इंडियन कल्चर कॉन्टेक्स्ट में ऐसे ही एक होता है, क्या कहते हैं, TAT करके एक टेस्ट होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है? तो ये जो टेस्ट होता है ये वेस्टर्न पहले उसमें था, मतलब, और फिर उसको वेस्टर्न सेटिंग के हिसाब से यहाँ पर उसको इंडियनाइज किया गया। मतलब इंडियन जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने उसको इस वर्जन को इंडियनाइज करके एंड देन यहाँ इंडियन पॉपुलेशन पे आप यूज़ कर सकते हो। समझ आ रही है आपको? तो कहने का मतलब है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर डिफरेंट है और इंडियन कल्चर डिफरेंट है, जब कल्चरल डिफरेंस भी है तो वो यहाँ के कॉन्टेक्स्ट पे, यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से वो टेस्टिंग फिट नहीं बैठती है। ठीक है? तो कल्चरली फेयर टेस्ट भी होते हैं जो जिसका मतलब एनी पार्ट ऑफ द कल्चर जो है उन पे वो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो कहने का मतलब है कि एक रिलेटिव नेचर ऑफ जो साइकोलॉजिकल टूल होता है ना, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, तो हम उसके हिसाब से एक रिलेटिविटी होती है। ठीक है? थर्ड पॉइंट आता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अब हमने बात करी थी, तो हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स की जब बात करी थी, तो आपको याद है कि हमने क्वालिटेटिव मेथड में जब बात करी थी तो उसमें एज द नेम सजेस्ट क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे थे, कि उसमें नैरेटिव के बारे में बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से जो उनका बात है उनका नैरेटिव समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जितने भी क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन होता है मेथड। तो जब भी सब्जेक्टिविटी की बात हो रही है तो कोई दो इंडिविजुअल या कोई दो रिसर्चर जब इंटरप्रेट करेंगे किसी एक क्वालिटेटिव डेटा को, तो ऑब्वियसली उनकी जो कंक्लूजन है सेम नहीं होने वाला। तो अगर एक से ज़्यादा लोग रिसर्चर उस पर क्वालिटेटिव डेटा पे काम कर रहे हैं, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि किसी एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आए बिफोर एक फाइनल मीनिंग ड्राइव करने के। तो हम अग्री कर लें कि हाँ, ये तो कॉमनैलिटी पॉइंट्स हैं, ये तो कॉमनैलिटी है, ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम सब अग्री कर रहे हैं एज अ रिसर्चर। अगर दो जने भी रिसर्च कर रहे हैं मिलके, तो दोनों को अग्री करना चाहिए उस कुछ कॉमन पॉइंट्स पे। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि जो आपके रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो खुद भी इन्वॉल्व हैं मीनिंग मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू ड्राइव अ मीनिंग आउट ऑफ सम नैरेटिव, तो उसमें वो भी इन्वॉल्व हुए हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर तो बेटर है कि एक ही रिसर्चर है और देन यू आर डूइंग इट दिस वे। सो दिस इज़ इट गाइज, लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी आपका ख़त्म हो गया है। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका पूरा 11th का क्लास का कॉन्टेंट यहीं पर आने वाला है। ठीक है? सो मेक श्योर दैट यू लाइक द चैनल, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।